ये फाइट सोलो लेवलिंग के वन ऑफ द बेस्ट फाइट मानी जाती है, क्योंकि इस फाइट में एंटरटेनमेंट के साथ साथ जिन्वू के गुस्से वाला फॉर्म भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि जिन्वू जब गुस्से में होता है तो क्या क्या कर सकता है। और इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहना क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। पार्ट 1 द चूजन पाथ। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है जब जिन्वू अपना शैडो एक्सचेंज का स्किल यूज कर चुका होता है और उसके पास अभी 2 घंटे बचे हुए होते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे तक उस स्किल का यूज नहीं कर सकता है। और शैडो एक्सचेंज वही स्किल है जिससे जिन्वू अपने शैडो के बीच में एक्सचेंज हो सकता है और लोगों को लगता है कि वो टेलीपोर्ट हो गया है। और इसी के बारे में जिन्वू सोच रहा होता है कि अब मेरे पास 2 घंटे हैं तो क्यों ना मिस चा को कॉल लगा लूं। पर इसके बाद सोचता है कि नहीं, शायद मुझे उन डंजन के बारे में पता लगाना चाहिए और उनमें जाकर लेवल अप करना चाहिए जिनमें अभी तक किसी ने ढूंढा ही नहीं है। तो तभी हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है उसका होता है और उसकी नींद टूटती है। वो चल के बाहर आता है और एक ग्लास ऑफ वाइन उठाता है और उसे नीचे जमीन पे फेंकता है, लेकिन उसके बाद वो नोटिस करता है कि वो जैसे ही ग्लास को नीचे फेंका उसके टूटने की आवाज नहीं आई। और तभी क्रिस्टोफर रीड के पीछे से 2 मोनार्क और आते हैं, जिसके बाद क्रिस्टोफर रीड कहता है कि क्या तुमने ये मजाक समझ रखा है? मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ और अब तुम में से एक मेरे हाथों से जरूर मारा जाएगा। और इसके बाद ही क्रिस्टोफर रीड ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ट्रू फॉर्म में। तो तभी मोनार्क भी समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज किया है और कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। और इसके बाद ही इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ही हमें ये दिखाया जाता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जिन्वू एक प्लेन में बैठा है और उसके साथ एडम वाइट आके बैठ जाता है। और एडम वाइट जिन्वू को अपने लैपटॉप के अंदर एक वीडियो दिखाता है जो कि क्रिस्टोफर रीड की होती है, क्योंकि अब वो मारा जा चुका है। और एडम वाइट जिन्वू को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि शक है कि इसी इंसान ने उसे मारा होगा। और ये फोटो किसी और की नहीं, जिन्वू की फादर की होती है। और जिसे देखने के बाद जिन्वू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने रूलर अथॉरिटी के मदद से वो क्रिस्टोफर रीड को हवा में उठा देता है और उस फोटो को भी वहीं पे पुचका देता है। और एडम वाइट से कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे अगर ये कोई मजाक है तो। और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि एडम वाइट कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो लिटरली फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का चीफ हेड है। तो इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना लिटरली तुम्हारा हंटर का लाइसेंस कैंसिल करवा सकता है। और जिन्वू ने इसे यहाँ पे हवा में उठा रखा है। इसके बाद ही एडम वाइट हवा में लटके हुए ही जिन्वू से कहता है, इस आदमी की जिसकी तुमने तस्वीर अभी अभी देखी है, यह रिसेंटली एक डंजन से इमर्ज हुआ है। तो हो सकता है वो पर्सन नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टोफर रीड को मेरे फादर ने मारा है? इसके बाद ही जिन्वू अपने रूलर अथॉरिटी को रिलीज कर देता है और एडम वाइट को जमीन पे रख देता है। इसके बाद एडम वाइट बताता है कि जिसने भी क्रिस्टोफर रीड को मारा है वो उसे मारने के बाद वहां से जा चुका है। जिसके बाद जिन्वू कहता है, तो तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई? जिसके बाद एडम वाइट घबरा जाता है और जिन्वू से कहता है क्योंकि अब जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो वहाँ पे काफी ज्यादा गिल्ड आने वाली है, जिसमें से मेजॉरिटी गिल्ड को ये बात पता चल चुकी है। और हो सकता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो लोग इस आदमी की फोटो दिखाए। और मैं चाहता हूँ कि जब उसका फोटो दिखाया जाए तो तुम कहीं पैनिक न कर जाओ, इसलिए मैं तुम्हारा वेल विशर होने के नाते मैं ये फोटो तुम्हें यहीं दिखा रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा था कि कॉन्फ्रेंस के बीच में अगर तुम्हारे फादर की फोटो दिखाई जाती तो तुम काफी गलत कदम भी उठा सकते थे। जिसके बाद जिन्वू सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फादर जो 10 साल पहले गायब हो गए थे और वो मैजिक बीस्ट बन के वापस आए हैं। जिसके बाद ही एडम वाइट ये सोचने लगता है कि मेज टाइप हंटर सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते
हैं, लेकिन इसके पास कुछ अलग ही टाइप के पावर हैं। इसका लेवल बिल्कुल अलग है। मुझे लगता था सिर्फ नेशनल हंटर के पास ही इतना ज्यादा टेली कनेक्शन की पावर होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंसान अगला 6th नेशनल हंटर होगा। मुझे जल्द से जल्द डेट्री के डायरेक्टर को ये बात बतानी होगी। और इसके बाद ही हमें अमेरिका के अंदर का एक स्केजुअली गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें थॉमस आंड्रे दिखाया जाता है, जो कि वहाँ का नेशनल लेवल हंटर होता है। और थॉमस आंड्रे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर होता है अमेरिका का, जिसको उसकी सेक्रेटरी आकर ये बात बताती है कि जिन्हो यहाँ पे बहुत जल्द आने वाला है। जिसके बाद ही थॉमस आंद्रे के गेट पे कोई आता है, जिसे मुड़ के थॉमस आंद्रे देखता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे ही बात करना चाह रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिन्वू से उलझना मत। और ये बंदा और कोई नहीं हंग डंसू होता है। जिसके बाद फिर से थॉमस आंद्रे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे भाई और जिन्वू के बीच में क्या हुआ था, और मुझे लगता है कि तुम्हें पूरा शक है कि जिन्वू ने ही वो सब काम किया था। उसके बाद ही होंग डोंगसू कहता है कि अगर आपको पता है तो आप ऐसा होने कैसे दे सकते हैं। जिसके बाद थॉमस आंद्रे कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें बोलने का इजाजत दी है। और वहाँ से जाते हुए थॉमस आंद्रे डोंगसू से दोबारा कहता है कि मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि जिन्वू से उलझना मत। जाओ जाके कहीं विला में अपनी वेकेशन को एंजॉय करो जब तक कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। जिसके बाद ही डोंगसू वहाँ से चला जाता है, लेकिन काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और इसके बाद ही जिन्वू कॉन्फ्रेंस में आ चुका होता है और सारे के सारे हंटर उसे ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद ही एक हंटर जिन्वू को देखता है और उसके साथ चल रहे हंटर से कहता है कि क्या तुमने वो देखा। जिसके बाद वो कहता है कि क्या, कि मुझे लगता था कि जिन्वू दूसरी डायमेंशन से अपनी शैडो को समन करता है, लेकिन वो दूसरी डायमेंशन से समन नहीं करता। इनफैक्ट वो अपने साथ लेकर चलता है और इस साइज के आर्मी के साथ वो यूनाइटेड स्टेट पे एक जंग का ऐलान कर सकता है। और इसके बाद ही जिन्वू को कुछ लोग अपने साथ लेके जाते हैं और जिन्वू के साथ जिन्हो भी आया होता है, जिसे तुमने सीजन 1 में देखा था। और जिन्वू उन लोगों के साथ चला जाता है और जिन्हो को बाहर रेस्ट करने के लिए कह देते हैं और जिन्वू को अपने साथ लेके चले जाते हैं। जिसके बाद जिन्वू पूछता है कि आखिरकार हम लोग जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद ही वो बंदा जिन्वू से कहता है कि अभी तो चीजें काफी ज्यादा शांत है, क्योंकि क्रिस्टोफर रीड की मौत को पब्लिकली हमने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जल्द ही हमें एक ऐसी हंटर की नीड होगी जो कि उसकी जगह को फिल कर सके। जिसपे जिन्वू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कैंडिडेट मैं हूँ। जिसपे वो बंदा अपना सर हिलाते हुए कहता है कि ऑब्वियसली तुम ही हो। और जिसके बाद ही वो जिन्वू से कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि एक रूम स्टोन होता क्या है। उसकी स्ट्रेंथ एक बीस्ट की तरह होता है जो कि उसके अंदर से निकला होता है, और हम चाहते हैं कि एक रूम स्टोन जो हमारे पास है उसे तुम रखो। और ये रूम स्टोन किसी और का नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले मॉन्स्टर का है, इनफैक्ट ड्रैगन का है, और वो और कोई नहीं कामिस होता है। और करेंटली हम उसके राइटफुल ओनर को ढूंढ रहे हैं जो कि उसके पावर को हैंडल कर सकता है। और ये रूम स्टोन हमें कामिस के स्केलेटन से ही मिला था। जिसके बाद जिन्वू कामिस के स्केलेटन को देखता है और उसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है। जिसके बाद वो एक बंदे से कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ लेके जा सकते हो जहाँ पे कामिस के स्केलेटन को रखा है। तभी इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा आर्गुमेंट होता है, क्योंकि ऐसे किसी को भी कामिस का स्केलेटन नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन जिन्वू किसी तरह भी उस बंदे को मना लेता है कामिस की स्केलेटन वाली जगह पे ले जाने के लिए। तो तभी हमें वो वाली लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे कामिस के स्केलेटन रखा होता है, और वहाँ पे जिन्वू आ चुका होता है, जिसे जिन्वू देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने शैडो एक्सटेंशन स्किल का यूज करता है और कामिस के स्केलेटन के पास जाके कहता है कि एराइज, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में शैडो एक्सटेंशन फेल हो जाता है। जिसके बाद जिन्वू दोबारा से एक बार एराइज कहता है, लेकिन इस बार दोबारा से शैडो एक्सटेंशन फेल हो जाता है। लेकिन थर्ड बार ट्राई करने पे शैडो एक्सटेंशन सक्सेसफुली हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि कामिस का शैडो एक्सटेंशन। और लिटरली ये वाला सीन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसको देखने के बाद
बाद काफी ज्यादा लोग घबरा जाते हैं और कामिस अपना एक हाथ ही उस गिलास पे रखता है और वो गिलास टूट जाता है। और ये गिलास कोई ऐसा वैसा गिलास नहीं होता है, ये टेम्पर ग्लास बना होता है टॉप रैंकिंग हंटर के माना से, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कोई भी बीन उसके आर पार नहीं जा सकता है। लेकिन कामिस के एक हाथ ही उसे तोड़ने के लिए काफी था और इसी के बाद कामिस बहुत ही तेजी से चिल्लाता है और अपना अटैक बनाता है। जिसके बाद ही जिन्वू कहता है कि बहुत हुआ, वो इंसन स्टोन जो कि तुम्हारी स्किन में लगा हुआ था वो काफी पहले ही जा चुका है, तो तुम्हें कोई रूलर की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। और ये होते हुए वहाँ पे सारे लोग जिन्वू को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जिन्वू एक बीस्ट की लैंग्वेज में कैसे बात कर सकता है, आखिर वो करना क्या चाहता है। जिसके बाद कामिस कहता है तो ऐसा फील होता है शैडो मोनार्क के आर्मी में शामिल होकर, लेकिन मैं तो एक छोटा सा सर्वेंट हूँ जो कि ड्रैगन किंग को भी सर्व किया है और अब मैं अपना सर एक न्यू मोनार्क के सामने झुकाता हूँ। जिसके बाद जिन्वू से कहता है कि क्या तुम पहले ड्रैगन किंग को सर्व किया करते थे। जिसपे कामिस कहता है कि यस माइली, मैं एक पहले सर्वेंट था। तो तभी जिन्वू कुछ सेंस करता है, वो सेंस करता है बहुत ही ज्यादा रेज। और उसके बाद ही जिन्वू कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि एक शैडो सोल्जर के पास इतना ज्यादा ईगो हो सकता है और इसका लेवल अभी तक के सारे बीट्स से ज्यादा है जिससे मैंने अभी तक लड़ा है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर है जिसके पास काफी ज्यादा पावर है। जिसके बाद ही कामिस कहता है कि अब मुझे आपसे बाय कहना होगा। जिसपे जिन्वू उससे कहता है कि क्या शैडो मोनार्क की पावर तुम्हारे 8 साल के टाइम स्पेन को ओवरकम नहीं कर सकती। इसके बाद ही कामिस जिन्वू को यह भी बताता है ऐसे ही 4 और भी ह्यूमन है जो मोनार्क की पावर को बोरो किया था, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहना। और इसी के साथ कामिस का भी शैडो एक्सट्रैक्शन टूट जाता है और जिन्वू वहाँ से उदास होके जा रहा होता है और वो अपना हाथ एक दीवार पे मारता है। जिसके बाद वो दीवार भी टूट जाती है। जिसके बाद जिन्वू उसी कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और जिन्हे के बारे में पूछता है। फिर वहाँ पे जिन्वू को पता चलता है कि जिन्हों को एक कॉल आया था जो कि जिन्वू का ही था और उसने जिन्हों से कहा था कि वो उसका इंतजार ब्यूरो पे कर रहा है। जिसके बाद ही जिन्वू कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने उसे कभी कॉल लगाया ही नहीं अभी। जिसके बाद ही वहाँ पे एक बंदा आता है जो जिन्वू से कहता है कि एक हंटर स्कैवेंजर गिल्ड का यहाँ पे आया था 2 घंटे पहले और उसने जिन्हों के बारे में पूछा था और वही जिन्हों को अपने साथ लेकर गया था। जिसके बाद ही वो बंदा स्कैवेंजर गिल्ड को डायरेक्टली कॉल लगाकर उनसे पूछने की ट्राई करता है, लेकिन जिन्वू जिन्हों के ढूंढने के लिए वहाँ से पहले ही निकल जाता है और कहता है कि जिन्हों के ऊपर मैंने अपना शैडो सोल्जर असाइन ही नहीं करा था और अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लिटरली अपनी पूरी शैडो आर्मी को उस सिटी में छोड़ देता है और उनसे कहता है कि जाओ और जिन्हों का पता लगाओ कि आखिरकार जिन्वू है कहाँ पर। और इसी के बाद हमें थॉमस आंड्रे दिखाया जाता है जो अपने लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि लगता है कि ये सब उसी का कड़ा धरा है, जाओ तुम लोग होंग डोंसू को ढूंढो, इससे पहले जिन्वू उसे ढूंढ ले। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू एक टेरेस पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है अपने शैडो आर्मी के थ्रू और यहीं से स्टार्ट होता है पार्ट 2 द ट्रायल ऑफ पावर। तो जिन्वू टेरेस पे होकर ये सोच रहा होता है कि सिर्फ मेरे पास एक ही क्लू है कि जिस बंदे ने जिन्हों को वहाँ से उठाया है वो स्कैवेंजर गिल्ड का आदमी था, कहीं इसके पीछे होंग डोंसुंग का भाई होंग डोंसुंग तो नहीं, क्योंकि वो पहले से ही इसी इंतजार में था कि मैं यूनाइटेड स्टेट में आऊं और वो मुझसे अपने भाई का मौत का बदला ले ले। क्या उसे अपनी जिंदगी को लेकर कोई परवाह नहीं है। उसके बाद ही हमें थॉमस आंड्रे को दिखाया जाता है और कहता है कि आखिरकार उस पागल हंटर ने ऐसा किया ही क्यों। होंग डोंसू एक ऐसे हंटर है, उसे जरूर डिफरेंस पता होगा अपनी पावर का और जिन्वू का पावर का। इसके बाद ही थॉमस आंड्रे अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और कहता है कि होंग डोंसू का लोकेशन मुझे जल्दी से जल्द सेंड करो। और थॉमस आंड्रे को पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, जिसके कारण वो अपना सिक्योरिटी को पहले ही कह रखी थी कि होंग डोंसू के लोकेशन को हरदमेशा देखते रहना कि वो कहाँ पे जाता है। जिसके बाद वो लड़की 3 लोकेशन सेंड कर देती है जहां उसे लगता है कि वहां जा सकता है।
इसके बाद ही थॉमस आंद्रे सारे स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर से कह देता है जाओ जल्दी से हॉर्न डंसुन को ढूंढो और जहाँ कहीं भी वो मिल जाए मुझे बता देना। जिसके बाद वो सारे मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया कि सारे के सारे गिल्ड मेंबर को बुलाया जा रहा है। इनफैक्ट जिसे रेड में भेजा जा रहा था उसे भी वापस बुला लिया गया है। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद ही हमें एक वेयर हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे डोंसुन ने जिन्हों को रखा होता है। लिटरली उसे काफी ज्यादा बुरा पीट रखा होता है और वहीं पे डोंसुन जिन्हें से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा अगर तुम बता देते हो जो कुछ मुझे जानना है। और गिल्ड मास्टर ने मुझे वार्निंग दी थी जिन्हों से उलझने के लिए, लेकिन मैं उससे उलझना ही नहीं चाहता। आफ्टर ऑल मेरे पास एक और पर्सन है जिससे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। और इसके बाद वो जिन्हों से कहता है कि सन जिंगनू ने ही मेरे भाई को मारा है। अगर तुम ये बोल दो तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे यही सब सुनने हैं तुम्हारे मुंह से। जिसके बाद वो जिन्हों को दोबारा से मारने लगता है और कहता है कि उठ जा, लेकिन जिन्हों का हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और वहाँ पे डोंसू के अलावा 2 और हंटर होते हैं जो डोंसू से कहते हैं कि देखने से लग रहा है कि ये एक टैंक है जो हमारे फिजिकल हमले को भी अच्छे से डोज कर रहा है और अगर ऐसा चीज कोई एवरेज बंदे के साथ होता तो वो अभी तक मर चुका होता। तो देखने से लग रहा है कि ये एक बहुत ही पावरफुल टैंक होगा। और इसके सुनने के बाद डोंसू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिन्हों से कहता है कि ये बंदे को तुम देख सकते हो मेरे पीछे, ये एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वाला हीलर है और जितना बार भी तू मरने को होगा ये तुझे हील कर देगा और तुझे ये एंडलेस पेन बार बार फील होगा। और ये फैक्ट्री 5 साल से बंद है, इसका मतलब ये है कि तेरी आवाजों को यहाँ पे कोई भी नहीं सुनेगा और तुझे यहाँ पे कोई भी बचाने नहीं आने वाला। जिसके बाद ही जिन्हों कहता है कि बाहर में जाओ। और इसे सुनने के बाद डोंसू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और जिन्हों पे अटैक करना चालू कर देता है। लेकिन तभी डोंसू को एक प्रेजेंट फील होता है और उसकी नज़र वहाँ पे जाती है मेन एंट्रेंस की तरफ जहाँ का दरवाजा ऑलरेडी किसी बंदे ने तोड़ दिया होता है और उसे देखने पे ऑर्क लग रहा होता है, जिसे देख के डोंसू को लग रहा होता है कि जरूर कहीं आसपास में डंजन ब्रेक हुआ होगा और ये मॉन्स्टर जरूर वहीं से निकल कर आया है। इसको तो मुझे सबक सिखाना ही होगा। और डोंसू उस ऑर्क पे बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखकर वो ऑर्क काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, एक्सचेंज। तो तभी हमें थॉमस आंड्रे का सीन दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठा होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि गाड़ी रोको, लगता है वो स्टार्ट हो चुका है। और अपने गाड़ी से उतरने के बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और तुम सारे बंदे को लेकर वहीं पे आ जाना। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शैडो एक्सचेंज की मदद से जिन्हों ने डोंसू को पता लगा लिया होता है और डोंसू के ऊपर एक अपना पंच भी मार चुका है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे जो 2 हंटर होते हैं वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज में आ जाते हैं और जिन्हों काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। लेकिन डोंसू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि जिन्हों यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसके बाद ही जिन्हों को एक हीलिंग स्पेल देता है, जिसके बाद जिन्हों उसे ड्रिंक करता है। लेकिन जिन्हों को एक नोटिफिकेशन आती है कि हीलिंग प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं अगर बंदे की HP 10% से कम हो तो। जिसके बाद जिन्हों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बंदे के लिटरली बहुत ज्यादा फट जाता है। और इसके बाद ही जिन्हों काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि जिन्हों को जल्दी से हील करो। जिसके बाद वो बंदे कहते हैं कि मैं कोरियन लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। फिर पीछे से डोंसू बोलता है कि ये बच्चा तुम्हें जिन्हों को हील करने के लिए बोल रहा है। जिसपे जिन्हों गुस्सा होकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि जिन्हों को हील करो। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि पहले तुम्हें हमारे बॉस से पूछना पड़ेगा। लेकिन जिन्हों यहाँ पे किसी से पूछने नहीं आया होता है। लिटरली जिन्हों उस हीलर का सर पकड़ता है और दीवार में मार देता है। और ये सब होते हुए देख दूसरा हंटर कहता है कि मिस्टर वोम, कि तुमने कभी मेंशन ही नहीं किया था कि जिन्हों इस सब चीजों में माहिर है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं। फिर जिन्हों उससे पूछता है कि क्या तुम हीलिंग मैजिक यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। तो जिन्हों अपना रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और उस बंदे को जमीन में गाड़ देता है।
जिसके बाद जिन्हो से कहता है कि हॉर्न डोंसू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जिन्हो से कहता है कि तुम कुछ मत बोलो, ये सब मुझे संभालने दो। जिसका डोंसू जिन्हो से जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने ही मेरे बड़े भाई और उसके गिल्ड को मारा था। और इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि हॉर्न डोंसू और संग जिन्हो आमने सामने आ चुके होते हैं और हॉर्न डोंसू काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन जिन्हो उसका कोई आंसर नहीं कर रहा होता है, जिसके वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद वो जिन्हो की तरफ एक पंच मारने के लिए आता है, लेकिन जिन्हो इजीली उसके पंच को डोज कर लेता है और अपना पंच लिटरली उसके पीठ में मारता है। और इस पंच के बाद डोंसू उड़ते हुए जाकर उस पाइप में टकरा जाता है और इसी पंच के बाद उसकी हालत ऑलमोस्ट काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन जिन्हो दोबारा से उस पाइप पर आकर खड़ा हो जाता है और उसका सर पकड़कर दोबारा से उस पाइप पे ही मारता है। और इसके बाद ही थॉमस आंड्रे भी वहाँ पे आ जाता है। वो जिन्हो से कहता है कि मैंने हॉर्न डोंसू से पहले ही कहा था कि वो तुमसे पंगा ना ले और मैंने उसे ऐसा कुछ करने के लिए बिल्कुल ही मना कर रखा है। बाय द वे हॉर्न डोंसू अभी तक जिंदा है। जिसके बाद जिन्हो कहता है अभी के लिए। उसका थॉमस आंड्रे कहता है कि ओ लगता है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो आओ क्यों ना हम बात कर ले। अगर तुम उसे जाने देते हो तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। जिस पे जिन्हो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मना करूँ तो। जिसके बाद थॉमस आंड्रे कहता है कि उसके बाद फिर ये रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, वो एक ऑर्डर होगा, उसे जाने दो। जिसके बाद जिन्हो कहता है कि मुझे मंजूर है और डोंसू को उठाकर वहाँ से फेंक देता है। जिसके बाद हॉर्न डोंसू सोचता है कि अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बची है, अब तुम्हें हमारे बीच में आना ही पड़ेगा, जल्दी करो, मेरे लिए संग जिन्हो को मार डालो थॉमस आंड्रे। फिर इसी के बाद हमें पहली बार देखने को मिलता है जिन्हो के सामने एक नेशनल लेवल हंटर। और इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी स्टार्ट हो जाता है, पार्ट 3 बियॉन्ड मोर्टेलिटी। और इन दोनों के आमने सामने आने के बाद थॉमस आंड्रे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिसपे जिन्हो कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थॉमस आंड्रे सोचता है कि उसे पता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी वो चूज कर रहा है कि मेरे अगेंस्ट फाइट करने का। ये अपने डिसीजन को रिग्रेट करेगा और वो अपना हाथ जिन्हो को पकड़ने के लिए जोर से आगे बढ़ाता है। और बाकी हमें इधर दिखाया जाता है कि बाकी सारे गिल्ड के मेंबर वहाँ पे आ चुके होते हैं। तो तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लिटरली एकदम से वहाँ पे बिल्कुल तबाही मचनी स्टार्ट हो जाती है। और वेयर हाउस को जो तोड़ के वहाँ से बाहर आता है वो और कोई नहीं, वहाँ पे थॉमस आंड्रे होता है। और वो अपने लोगों से कहता है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई भी आगे नहीं आएगा। इसके बाद ही थॉमस आंड्रे कुछ महसूस करता है। वो देखता है कि वो इग्रिस और एक ड्रैगन को समन किया है। जिन्हो इग्रिस से कहता है कि जिन्हो के पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि जिन्हो को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिले। जिसके बाद इग्रिस वहाँ पे जिन्हो के लेकर वहाँ से उड़ जाता है और थॉमस आंड्रे अपनी पावर बाकी के हंटर जो वहाँ पे आ चुके होते हैं उनके साथ शेयर कर लेता है और उनसे कहता है कि तुम लोग इंतजार किस बात के लिए कर रहे हो, जाओ और उससे खत्म कर दो। लेकिन जिन्हो भी अकेला नहीं होता है, उसने अपनी सारे शैडो आर्मी को समन कर लिया होता है। और इसे देखने के बाद थॉमस आंड्रे कहता है कि अब कुछ मजा आने वाला है, लगता है कि अब मेरा टाइम पूरी तरह से यूटिलाइज होने वाला है। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि तुमने डोंसू के साथ क्या किया, लेकिन अब ये बात मेरे ऊपर आ चुकी है और मैं ये एरोगेंट हंटर को यहीं पे मार दूंगा। वो जिन्हो से कहता है कि अभी भी कुछ ज्यादा देरी नहीं हुई है, तुम मुझसे माफी मांग लो और अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बच दूंगा। लेकिन इसी के बाद जिन्हो कुछ ऐसा करता है जिसका तुम भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और इसे देखने के बाद थॉमस आंड्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी के साथ फिर हमें देखने को मिलता है कि थॉमस आंड्रे के आर्मी वर्सेस जिन्हो की आर्मी और जिन्हो वर्सेस थॉमस आंड्रे। और ये बैटल काफी ज्यादा एपिक होता है क्योंकि दोनों तरफ की आर्मी जो होती है वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाली होती है। और थॉमस आंड्रे जिन्हो के आर्मी को काफी ज्यादा आसानी से मार रहा होता है। फिर तभी उसकी नजर पड़ती है टक्स पे क्योंकि वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और काफी ज्यादा शैडो मॉन्स्टर को वही हैंडल कर रहा होता है। फिर तभी थॉमस आंड्रे उसे एक ही झटके में मार देता है और नीचे जाते उसे जिन्हो दिखाई देता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और वो जिन्वू पे बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसको जिन्वू के शैडो आर्मी का एक बंदा देख लेता है और वो थॉमस आंड्रे के सामने आ जाता है उसे रोकने के लिए। लेकिन थॉमस आंड्रे उसे पंच करता है, लेकिन इतने में ही जिन्वू उसके पीछे आ जाता है और थॉमस आंड्रे पे पंच कर देता है और अपना ड्रैगन निकाल कर वहीं पे उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन थॉमस आंड्रे की स्किन काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी होती है और ये डैगर थॉमस आंड्रे का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद थॉमस आंड्रे जिन्वू को पकड़कर बहुत ही दूर फेंकता है और अपने टेली कनेक्शन के यूज करके जिन्वू को हवा में ही पकड़ लेता है। जिसके बाद जिन्वू भी अपना रोलर अथॉरिटी का यूज करता है थॉमस आंड्रे के ऊपर, लिटरली उसको जमीन के ऊपर पुश कर रहा होता है, जिसे थॉमस आंड्रे भी नहीं समझ पा रहा होता है और इतना ज्यादा पावर वो अभी तक फील नहीं किया होता है और वो समझ जाता है कि वो अभी कुछ नहीं करेगा तो वो जमीन में धंस जाएगा। और थॉमस आंड्रे सोचने लगता है कि मैं उस पे अटैक कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी भी वो मेरे पे अटैक करने के बारे में सोच रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद ही जिन्वू थॉमस आंड्रे पे एक बहुत ही जोरदार पंच करता है, जिसके बाद थॉमस आंड्रे काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इसके बाद भी जिन्वू रुकता नहीं है, वो बार बार थॉमस आंड्रे पर अटैक करते जाता है और इसी के बाद थॉमस आंड्रे कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और वो जोर से चिल्लाता है रेनफोर्समेंट। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि थॉमस आंड्रे एक छोटा मोटा नेशनल हंटर नहीं है, इनफैक्ट वो एक वेसल है रूलर्स का। और रेनफोर्समेंट बोलने के बाद ही थॉमस आंड्रे ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने ट्रू फॉर्म में और ये वही फॉर्म है जिसके मदद से वो कामिस को हराया था। तो तुम समझ ही गए होगे कि ये फॉर्म कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और ये फॉर्म देखने के बाद जिन्वू समझ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली नेशनल लेवल हंटर नहीं है। और यहाँ पे थॉमस आंड्रे भी अपने डिस्ट्रक्टिव मूड में आ जाता है और जोर से उछलकर जमीन पर एक हाथ मारता है, जिसके बाद वहाँ पे कोई भी जमीन नहीं बचती है, लिटरली वहाँ पे सब कुछ खाक हो जाता है। इस चीज को देखकर जिन्वू काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी के बाद थॉमस आंड्रे एक अटैक बनाता है और कहता है कि कैप्चर। और लिटरली ये वाला जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह। वो अपने अंदर सब कुछ समन करना चालू कर देता है, लेकिन जिन्वू किसी तरह अपने कमांडर अथॉरिटी के वजह से जिन्वू अपने आप को उस हॉल में जाने से बचा लेता है। लेकिन वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है वो काफी ज्यादा हो रहा होता है। लिटरली वहाँ पे जो वेयर हाउस था वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है और इसी के साथ जिन्वू की नजर पड़ती है थॉमस आंड्रे को, जो एक दूसरे को काफी ज्यादा देखने लग रहे होते हैं। और उसके बाद जिन्वू नीचे उतरता है और थॉमस आंड्रे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन वह उससे पहले बढ़ पाता। थॉमस आंड्रे पहले उसके पीछे आ जाता है और वो जिन्वू पे अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक को डोज कर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। लिटरली उसके मुंह पे अपने नी देकर मारता है, जिसे देखने के बाद जो वहाँ पे गिल्ड मेंबर होते हैं और थॉमस आंड्रे की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहते हैं कि थॉमस आंड्रे जो एक नेशनल लेवल हंटर है वो एक मामूली सा हंटर से कैसे हार गया, क्योंकि जिन्वू थॉमस आंड्रे को काफी ज्यादा बुरी तरह से पीट रहा होता है और थॉमस आंड्रे की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर देता है। लिटरली उसको मारता ही रहता है, बिल्कुल रुकता ही नहीं है। और उसके बाद ही जिन्वू उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद थॉमस आंड्रे हार मान जाता और कहता है कि इट्स ओवर, जिसके बाद जिन्वू उसे मारना बंद कर देता है। फिर थॉमस आंड्रे उसे कहता है मैं हार गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है लेकिन मैं हार गया। और जिसे देखने के बाद थॉमस आंड्रे के बाकी सारे सिक्योरिटी कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्रेट थॉमस आंड्रे एक संग जिन्वू से हार गए। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि जल्दी से थॉमस आंड्रे को हील करो। तो तभी उनकी नजर डोनसूक पे भी पड़ती है। फिर उसे चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हॉन डोनसू अब मारा जा चुका है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू ने शैडो एक्सचेंज का यूज किया है और वो कोरिया में दोबारा से आ जाता है, क्योंकि बेरू को उसने यहाँ पे ही छोड़ के गया था और वो बेरू जिन्वू को ट्रीट कर रहा है। फिर तभी जिन्हों को एक आवाज आती है और कहता है कि क्या है। तो तभी हमें पीछे मुड़ के दिखाया जाता है कि उसने अपने आर्मी में
एक और बंदे को ऐड कर लिया है, जो कि जिन्वू से कहता है कि माइली प्लीज मेरा कोई नाम रख दो। जिसके बाद जिन्वू से कहता है कि ग्रीड कैसा नाम रहेगा, क्योंकि तुम ग्रीडी होके मरे हो, यानी कि लालची। जिस पे जिन्वू उसे कहता है तुम अपना सर नीचे कर दोबारा से लेट जाओ होंग डंसू। और इसके बाद ही जिन्वू दोबारा से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चला जाता है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लेता है। तो ये रही आज की फाइट। तो गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और मेक श्योर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।